फार्मास्यूटिक्स होता है हमारा, वो बेसिकली डील करता है हमारे फॉर्मुलेशंस पार्ट से। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है, हम देखते हैं कि हम दवाई खा रहे हैं, हम टैबलेट खाते हैं, हम कैप्सूल लेते हैं, हम सिरप्स लेते हैं, या फिर हम कोई लिक्विड ले रहे हैं, सेमी सॉलिड ले रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं। तो फार्मास्यूटिक्स बेसिकली आपको ये बताता है कि मैं उस फॉर्मुलेशन को कैसे बनाऊंगी, कैसे मैं एक टैबलेट बनाऊंगी, क्या उसका कंसंट्रेशन रहेगा, क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे जाएंगे, क्या उनका काम होगा। और इस लैब में हमारे पास छोटी छोटी मशीनरीज हैं जिसमें हम बच्चों को ये बताते हैं कि हमारी मशीन्स या किस तरीके से आप फॉर्मुलेशन को बनाते हैं। ये हमारी ऑइंटमेंट सीलिंग और फीलिंग मशीन। ऑइंटमेंट जो होते हैं हमारे, जैसे कहीं पे कट लग गया तो हम उसे ऊपरी सरफेस पे अप्लाई करते हैं। तो बनाने के बाद उसको हम किस तरीके से पैक करते हैं, उसके लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। तो जो आप सेमी सॉलिड बनाएंगे वो इस कंटेनर में रखा जाता है। ये आपकी हैंड ऑपरेटेड मशीन है, जिसे आप हैंड से ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे आप अपना जो भी ट्यूब में हमें फिल करना है, उस ट्यूब को यहाँ पे रखा जाता है और उसे फिल किया जाता है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये सीलिंग का पार्ट है। अच्छा, हमने देखा होगा कि हमें कुछ जब हम कोई भी ट्यूब यूज करते हैं उसके बाद में हमारे पास कुछ इस तरीके के कट्स वगैरह होते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, जो भी सेमी सॉलिड्स होते हैं वो पैक हो जाते हैं, मींस यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करके इसे सील कर दिया जाता है। तो ये ऑइंटमेंट फिलिंग और सीलिंग मशीन, ये मॉइस्चर बैलेंस है। ये मॉइस्चर बैलेंस है, इसका हम यूज करते हैं जो हमारी कच्ची दवाइयाँ होती हैं। हम कह सकते हैं कि हम जो रॉ मटेरियल लेते हैं उन्हें ड्राई करते हैं। अगर उसमें कोई मॉइस्चर प्रेजेंट है, कोई नमी प्रेजेंट है, तो उस नमी को निकालने के लिए हम इस मशीन का यूज करते हैं कि कितनी नमी उसमें से हटी है। इसके अंदर आपका हीटिंग सोर्स ऑलरेडी है। हाँ जी, एक हीटिंग सोर्स इसके अंदर रहता है जिसमें हम, आप देख सकते हैं इसको, कुछ इस तरीके से ये मशीनरी होती है। ये हीटिंग सोर्स है, ये आपका प्लेट है जिसमें जो मटेरियल है जिसे मुझे ड्राई करना है वो रखा जाएगा। उसके बाद इसे हम बंद कर देते हैं। इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, और ये थर्मामीटर है जो आपको टेम्परेचर बताएगा कि कितना टेम्परेचर है। तो इस तरह से मॉइस्चर को बैलेंस करता है। हाँ जी सर, क्योंकि हमें पता है नमी को घटाने के लिए हमें क्या चाहिए, धूप चाहिए, कोई एनर्जी का सोर्स चाहिए, तो वो हम एनर्जी का सोर्स यहाँ से देते हैं। ये और ये दोनों ही मशीन हमारी सीव शेकर। हाँ जी, सीव शेकर का मतलब होता है जब हम साइज को सेपरेट आउट करते हैं। जैसे जब फॉर्मुलेशन बनाई जाती है तो उनके साइज को घटाया जाता है पाउडर फॉर्म में लाने के लिए। अब पाउडर भी हमारे पास डिफरेंट तरीके के होता है जिसमें पार्टिकल साइज अलग अलग होते हैं। तो ये जो मशीनरी है, ये सीव शेकर होती है। इसमें हमारी सीव्स की सेट अरेंज कर दी जाती है। उसके बाद ये वाइब्रेट होती है, वाइब्रेशन की वजह से पार्टिकल साइज सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट पार्टिकल साइज मिल जाते हैं। डिफरेंट का मतलब है कि कुछ बड़ा होगा, कुछ छोटा होगा, कुछ उससे भी छोटा होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाता है, इसमें सेपरेट हो जाता है। तो ये आपकी सीव शेकर है। सीव शेकर, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं सर, ये हमारा सीव शेकर है। दोनों सेम मशीन। हाँ, ये दोनों सेम मशीन। ये कौन सी मशीन है सर? ये हमारा ब्लेंडर है। हाँ जी, ब्लेंडर का यूज किया जाता है सर जब मैं कोई टैबलेट को बनाती हूँ। तो जब हम टैबलेट को बनाते हैं तो टैबलेट कभी भी एक चीज से नहीं बनती। उसमें एक एपीआई होता है जिसका मेन काम होता है, उसके अलावा उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। तो उनको मिलाने के लिए इस ब्लेंडर का यूज किया जाता है। अच्छा। आप सारे मटेरियल को एक साथ लेते हैं, उसके बाद इसे ब्लेंड किया जाता है। ब्लेंड करना मतलब मिक्स कर देते हैं। हाँ जी, उसे मिक्स करने के लिए हम ब्लेंडर का यूज करते हैं। गाइस, आप जैसे देख पा रहे होंगे कि मैम एक्सप्लेन कर रहे हैं जितनी मशीनें उन्होंने आपको दिखाई हैं इस लैब के अंदर, उसके बारे में वो आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और आपको जानकारी भी साझा कर रहे हैं कि कौन सी मशीन, कौन सा इक्विपमेंट आपका फार्मेसी में क्या रोल अदा करता है। नेक्स्ट मशीन की तरफ बढ़ते हैं। ये कौन सी मशीन? हाँ सर, ये है हमारी टैबलेट कोटिंग मशीन। कोटिंग मशीन हमने बात करी कि वो बनाने के लिए, ब्लेंड करने के लिए, मिक्स करने के लिए होती है। ये कोटिंग के लिए हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे पास डिफरेंट कलर्स की टैबलेट्स भी आती है। तो उसके लिए हमें ये चाहिए, ये होता है आपका टैबलेट कोटिंग पैन। ये पैन है जिसमें हम क्या करते हैं, कोटिंग सॉल्यूशन डालते हैं। रिवॉल्यूशन मूवमेंट होता है और एयर ड्राई करी जाती है, जिसके साथ कोट होने के साथ सूखता भी जाता है। सर, ये है कूलिंग सेंट्रीफ्यूज।
कूलिंग सेंट्रीफ्यूज इस हाँ जी इसका यूज किया जाता है सर सेपरेशन के लिए। अच्छा सर। जैसे हमने देखा है कि हम ब्लड का सैंपल जब लेते हैं जी, उसमें से प्लेटलेट्स अलग हो जाती हैं, अच्छा व्हाइट ब्लड सेल्स अलग हो जाते हैं, आरबीसीज अलग हो जाती है, तो उसके लिए आपका कूलिंग सेंट्रीफ्यूज का यूज का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी सर। जी जी। ये हमारा कूलिंग सेंट्रीफ्यूज है। नेक्स्ट करते हैं एक और मशीन है। सर ये भी हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा एक उनका इनोवेटिव आइडिया था। अच्छा, ये इसमें क्या दर्शाने की? हाँ जी सर, ये आपकी ड्रग डिस्पेंसिंग मशीन है। अच्छा सर इसको बनाने के पीछे का मोटिव उनका ये था जी। कि जैसे सर हम लोग गांव की बात करते हैं, जो इंटीरियर इलाके होते हैं, इंटीरियर इलाकों में हमारे पास हमें मेडिकल स्टोर 24 घंटे नहीं मिलता है। तो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम इस मशीन को वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं तो इसमें आपकी कुछ बेसिक दवाइयाँ उन्होंने रखी थी, जैसे पैरासीटामोल, सिट्राजीन और कोल्ड, जो आप अगर आपको रात में इस दवाई की जरूरत पड़ गई और आपके पास कोई मेडिकल स्टोर नहीं अवेलेबल है, तो इस मशीन के द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें कुछ डोज हमने बना के रखी है जिसमें केवल आपको 2 डोज मिलेंगी, 2 टैबलेट्स हमने इसमें रखी हुई है। अब सर इसमें ये है कि आपको ऊपर से 10 रुपीज का कॉइन डालना है। अच्छा। इसके बाद इसे प्रेस करना है और आपकी वो जो डोज है वो आपके पास आ जाएगी। तो एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट अगर मुझे चाहिए और इमरजेंसी में मेरे को दवाई नहीं मिल पा रही तो फिर उस कंडीशन के लिए ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो मैम ने और ये स्टूडेंट ने देखो कितनी अच्छी चीज़ बनाई है। इन फ्यूचर इस चीज़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि दूर दराज के हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। आपके जो क्लिनिक है वहाँ पर कभी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि क्लिनिक वहाँ पर उपलब्ध नहीं होते हैं दवाइयों के, तो उन क्षेत्रों के लिए ये एक अपने आप में मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये चीज़ वहाँ पर बनाई जा सकती है और ये फ्यूचर में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और मशीन। हाँ सर, ये वाटर फिलिंग मशीन है सर। जी। मशीन है हमारे पास ओके। जो हम लिक्विड डोरस फॉर्म बनाते हैं, मतलब जी, जो जी। हम सिरप्स वगैरह बनाते हैं, सिरप उनकी फिलिंग्स कैसे करी जाती है, उसके लिए यहाँ से मटेरियल डाला जाएगा, यहाँ पे आपकी बॉटल रखी जाती है, ये हैंड ऑपरेटेड है, ऑटोमेटिकली इसमें आपका मटेरियल फिल हो जाता है। पीछे की बॉटल लगी है सर ये सीलिंग मशीन, वो सीलिंग मशीन है और ये फिलिंग मशीन। ये और भी इसमें एक और इंस्ट्रूमेंट मुझे दिख रहा है। ये सर आपका ट्रे ड्रायर है। ये मटेरियल यूज किया जाता है, ये मशीनरी जो है ये हम यूज करते हैं ड्राई करने के लिए चीजें। ड्राई करते हैं। हाँ, ये मेडिसिन को ड्राई करेगा। हाँ सर, जैसे रॉ फॉर्म में, जैसे आप इसमें हाँ रॉ फॉर्म में हम ड्राई कितने टेम्परेचर पे उसको सेट करना है? हाँ सर, ये इसका पूरा टेम्परेचर सेटिंग के लिए पूरा सिस्टम ऊपर दिया हुआ है, जिसमें आप इसको अकॉर्डिंगली जितना टेम्परेचर आपकी ड्रग को चाहिए उसके हिसाब से उसको सेट कर सेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो आपकी जो मेडिसिन है ना उसमें वो ड्राई जैसे आपने बोला कि रॉ मटेरियल मटेरियल, हाँ, या कोई पहले इंग्रेडिएंट्स बनाए हैं जैसे मैंने आपको जी वो भी हम इसमें ड्राई कर सकते हैं। और एक बारी में इसमें ना बहुत सारा अमाउंट ड्राई होता है। अच्छा। इसमें सर ट्रेस है और डिटैचेबल है। हाँ, तो हम एक बार में एक बार एक चीज को फिर दूसरी को हाँ एक ही साथ एक ही टाइम में काफी सारी हाँ चीजें हो सकती हैं जी सर। और सर ये इसका रेगुलेशन सिस्टम सर, ये है आपकी टैबलेट पंचिंग, ये है आपकी टैबलेट पंचिंग मशीन। सर इससे हॉपर अटैच किया जाता है ऊपर पे, उसके बाद हमें हॉपर से मटेरियल इन डाइज में आता है। इन डाइज में आने के बाद वो पंच होकर आपकी टैबलेट यहाँ से बनेगी। अच्छा। एंड एक टाइम पे अगर मैं इस मशीन की बात करती हूँ तो एक टाइम पे 12 टैबलेट्स एक बार पंच कर सकते हैं। तो मैम इस मशीन का जो नाम है वो रोटेटरी मल्टीपल टैबलेट मशीन। सर जो भी रोटेटरी इसको शेप देती है, बस उसको दवाई फॉर्म में हो जाती है। हाँ, तो हमारे पास टैबलेट्स आ सकती हैं। तो ये जो लैब इसका इसके बारे में जानकारी और हमारे जितने व्यूअर्स हमें देख पा रहे हैं, व्यूअर्स जितने भी हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं नेहा मैम ने जानकारी दी, बताया इस लैब के बारे में जानकारी दी। ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं, ये सारे आपके पाठ्यक्रम में जब आप फार्मेसी का कोर्स करेंगे तो उस दौरान आपको इन सारी मशीनों के बारे में जानकारी दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि कौन सी मशीन किस काम आती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और नए लैब। मेरा नाम सुमित कुमार है, एक फिजिकल फार्मास्यूटिक्स लैब है। इसमें ज़्यादातर लैब्स सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया, ड्रॉप काउंट, ड्रॉप वेट मेथड्स जो होते हैं जी, इसमें जैसे सरफेस टेंशन निकालने के लिए जो इंडस्ट्री में जो बनते हैं मेडिसिन बनते हैं उसमें मिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड बनते हैं, तो ये सब के बारे में बताया जाता है। जैसे इंडस्ट्री फार्मा इंडस्ट्री में
वहाँ पे 2 इमिसिबल लिक्विड जैसे बनते हैं, ड्रग्स के फॉर्मुलेशन बनते हैं, तो वहाँ पर जैसे 2 इमिसिबल लिक्विड जैसे ऑयल वाटर हो गए, जैसे भूलते नहीं हैं आपस में, यहाँ सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं, तो वो सर्फेक्टेंट के बारे में बताया जाता है इसमें। और फिर ड्रॉप काउंट ड्रॉप रेट मेथड होता है, जैसे वर्नियर के यहाँ पे एनालिटिकल बैलेंस है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे ताकि ये फार्मूलेशन जो बनते हैं इंडस्ट्रीज में उसमें फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, दूसरों के बारे में यहाँ बताया जाता है और प्रैक्टिकल कराया जाता है। सर ने बताया आपको कि ये लैब क्या इसका महत्वपूर्ण रोल है। अब हम जानते हैं कि यहाँ जो इक्विपमेंट्स हैं इसके बारे में सर आपको बताएंगे कि कौन सा इक्विपमेंट हमारे इस पाठ्यक्रम में क्या रोल करता है। सर थोड़ा एक्सप्लेन करना स्टार्ट कीजिए कि ये सर क्या मशीन है, ये क्या रोल करती है सर। ये मैग्नेटिक स्टीरर है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है जी, ठीक है। यहाँ पे एक बीकर रख के उसके अंदर मैग्नेटिक स्टीरर रखेंगे, उसके अंदर एक मैग्नेट रहता है मैग्नेटिक स्टीरर में। अब मैग्नेट की हेल्प से जो अंदर जो लिक्विड्स रहते हैं वो मिक्स करने में काम करते हैं, ठीक है। इसके ये मैग्नेटिक इफेक्ट से काम करते हैं। इसको ऑन करने पे इसके अंदर जो मैग्नेट रहते हैं वो आयरन के रहते हैं या फिर उससे रिलेटेड रहते हैं। अब वो इसके जब ऑन होते हैं तो वो मिक्स करने के काम में आते हैं, जो अंदर सॉल्यूशन रहते हैं, लिक्विड्स रहते हैं। स्टीरर, मैग्नेटिक स्टीरर है। ये हीटिंग मेंटल है। अच्छा। इस पे कोई भी अगर हीट से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल्स होते हैं तो इसमें यहाँ रखें, इसको ऑन करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। जैसे अगर वाटर को गर्म करना है, बीकर में वाटर रख के इसमें उसको गर्म करेंगे, या फिर कोई भी फेनॉल अगर सॉलिड हो गया है तो उसको इसमें रखने से गर्म अपने टेम्परेचर अकॉर्डिंगली उसको करने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। गर्म करने के लिए हीटिंग मेंटल इसलिए नाम है, हीटिंग मेंटल नाम है। ये डिसोल्यूशन apparatus है, कोई भी चीज़ को डिसॉल्व करने के लिए यहाँ पर ऐसे करके इसको यहाँ से ऊपर से हटा के डिसॉल्व करने के काम आता है। हाँ, कोई भी मेडिसिन का प्रैक्टिकल करना है, ये QC डिपार्टमेंट होता है फार्मा इंडस्ट्री में, उसमें वो टैबलेट सही से घुल पा रहे कि नहीं बॉडी में, डिसॉल्व हो पा रहे कि नहीं, क्योंकि जब हम टैबलेट्स लेते हैं बॉडी में स्टोमक के अंदर जाके वो डिसॉल्व हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। हाँ, कैलकुलेशन होती है। ये भी एक है डिस्टिलेशन apparatus, जो हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं प्रैक्टिकल्स में। एक नॉर्मल होता है, टैप वाटर होता है, और एक डिस्टिल वाटर होता है जो प्रैक्टिकल्स में यूज होते हैं। तो वो डिस्टिल वाटर को इसी यूज होते हैं। डिसइंटीग्रेशन apparatus है, जैसे कोई टैबलेट बन जाता है QC डिपार्टमेंट में, ये टूटते हैं कि नहीं, डिसइंटीग्रेशन उसमें अगर QC डिपार्टमेंट में ये ज़्यादातर फार्मा इंडस्ट्री में रहते हैं। जैसे इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 टैबलेट्स लेके इसमें रखेंगे और टाइमिंग नोट करेंगे कितने टाइमिंग पर डिसइंटीग्रेट हो जा रहे हैं। तो सॉलिड है पूरा तरह से घुल जा रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो जा रहे हैं। सॉलिड जो स्मॉल पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना होता है, ठीक। एक बड़ा टैबलेट छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो कितने टाइमिंग इसमें हेल्प करता है। हाँ, तो इंडस्ट्री में QC डिपार्टमेंट में ये ज़्यादातर ये वहाँ पर रहता है। ये भी सर जो फार्मेसी का पाठ्यक्रम है उसमें ये मशीन भी जो है इसका भी रोल, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और फार्मा इंडस्ट्री में ज़्यादातर ये QC डिपार्टमेंट में, QC डिपार्टमेंट। ये सीव है, अगर कोई भी टैबलेट्स होंगे ना और फाइन पार्टिकल्स अगर निकालने हैं तो ऊपर में जो नॉर्मल जो पाउडर्ड फॉर्म होगा उसको रख देंगे, और सीव नंबर के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज कर देंगे। तो फाइनली सबसे लास्ट में जो होगा सबसे जो माइन्यूट पार्टिकल्स होगा वो आएगा। सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर में रह जाएंगे, इम्प्योरिटीज, जो फाइन पार्टिकल्स पता करना है। हाँ, जो टैबलेट्स बनते हैं उसमें इम्प्योरिटीज आ जाते हैं, तो इम्प्योरिटीज में फिल्टर होते होते लास्ट में जो रहेगा प्योर सब्सटेंस, पाउडर्ड। हाँ, पाउडर्ड फॉर्म में जो होते हैं मेल्टिंग का काम करता है। ये पाउडर्ड फॉर्म में इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए ये सीव जो होता है ना, सीव नंबर के अकॉर्डिंगली अरेंज होते हैं इसमें, और यहाँ पे सीव्स रहते हैं। ये सीव नंबर इसमें है, ये स्टैंडर्ड टेस्टिंग सीव है ना। हाँ, सबका सीव नंबर इसमें लिखे रहते हैं, ऐसे सीव नंबर यहाँ पे लिखे रहते हैं अकॉर्डिंगली। अच्छा, नेक्स्ट आपने जो मशीन्स भी यहाँ रखी है, ये मेल्टिंग का है। ये मेल्टिंग पॉइंट apparatus है। मेल्टिंग पॉइंट पता करने के लिए हीट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बच्चों को पहले से पढ़ाया जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट apparatus है, वो लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। फिर आपने अभी कुछ रखा है इसके बारे में। ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये ब्यूरेट स्टैंड है। ये ब्यूरेट जो होता है, जैसे कोई भी ये प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसमें लिक्विड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भरते हैं, उसके बाद नीचे में बीकर या कोनिकल फ्लास्क में रख के यहाँ लिक्विड अकॉर्डिंगली डाल देंगे। तो फिर उसके बाद टाइट्रेशन जो होंगे, टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट में इसके हेल्प करते हैं। इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भर देंगे, उसके बाद अकॉर्डिंगली नीचे में बीकर में रख के उसमें फेनोप्थिलीन या इंडिकेटर कोई और मिथाइल ब्लू ऐसे रख के प्रैक्टिकल्स होंगे। और उसके बाद यहाँ से इसको ऑन करके फिर उसके बाद यहाँ से रीडिंग नोट करेंगे, यहाँ पे कितने रीडिंग पर आके वो मेजरमेंट नोट करेंगे।
जैसे यहाँ पे है टोटल, यहाँ 0 से लेके यहाँ 50 तक है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ 3 पर आके अगर यहाँ कलर चेंज हो जाता है, उसमें फेनोल्फथलीन इंडिकेटर डालेंगे तो कलर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ मतलब रीडिंग नोट कर लेंगे अकॉर्डिंगली, और फिर किस टाइम ये कितने रीडिंग पे कलर चेंज हो रहे हैं प्रैक्टिकल्स के, कितने लिक्विड लग रहे हैं इसमें, वो है ना 10 ml 20 ml, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे कि इतने रीडिंग पर ये कलर चेंज हो जा रहे हैं प्रैक्टिकल्स में। ये भी इसी का पार्ट है। ये टेस्ट ट्यूब्स है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, इसमें लिक्विड रख के इसमें टेस्ट ट्यूब में प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। केमिकल्स है जो प्रैक्टिकल्स में यूज होते हैं। ये फेनोल्फथलीन, अभी जो बताया फेनोल्फथलीन इंडिकेटर, ये लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी आते हैं। कोई भी रिएक्शन होता है उससे कलर चेंज होते हैं, इसका सॉल्यूशन बना के उसमें प्रैक्टिकल्स में यूज होता है, ताकि कलर चेंज, अगर नॉर्मल वाटर होगा या फिर नॉर्मल सॉल्यूशन होगा तो कलर चेंज होगा पता नहीं चलेगा। अगर कोई रिएक्शन हो भी गया तो उसमें इंडिकेटर डाले जाते हैं ताकि कलर चेंज पता चले। फेनोल्फथलीन हो गया, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। ये सारे केमिकल्स होते हैं जो प्रैक्टिकल्स में यूज होते हैं। ये फेनॉल हो गया, कार्बोक्सिलिक फेनॉल हो गया, ये फेनोल्फथलीन हो गया, जिंक ऑक्साइड, अमोनियम सल्फेट, ये है ना, ये सब प्रैक्टिकल्स में ये यूज होते हैं। ये NaOH सॉल्यूशन है जो अभी बताएं ब्यूरेट में, ऊपर में जो ब्यूरेट में भरा जाता है वो जैसे NaOH सॉल्यूशन बनेंगे, तो ये NaOH N/10 सॉल्यूशन NaOH है। या फिर बच्चों से प्रिपेयर करवाएंगे खुद से ही, जो कंसंट्रेशन है 0.1 कंसंट्रेशन। ये जो लैब है ये फार्मेसी का, चाहे वो डिप्लोमा वाला है, चाहे बैचलर वाला है, चाहे मास्टर वाला है, चाहे PhD वाला है, सबका यहाँ पे ये रोल, ये यहाँ पे सभी को सीखना पड़ेगा। जी सर। जैसे वहाँ एपरेटस है, डिसइंटीग्रेशन एपरेटस है, डिसोल्यूशन है। तो कोई भी बच्चा इंडस्ट्री में जाता है, भले ही वो D फार्मा करके जाए, B फार्म करके M फार्म करके जाए, तो उसको QA QC डिपार्टमेंट और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं। हाँ, तो QA QC डिपार्टमेंट में अगर बच्चा जाता है तो उसको तो डिसइंटीग्रेशन वहाँ करना ही पड़ेगा। जो टैबलेट्स बनेंगे तो उसका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में उसका टेस्टिंग होंगे, सारे टेस्टिंग होंगे, ये सारे पैरामीटर पर खड़ा होना। पहले प्रोडक्शन में कोई भी होता है तो वहाँ पे टैबलेट्स बनते हैं, फिर उसके बाद QA डिपार्टमेंट उसको चेक करता है, फिर वो QC डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। तो वो टोटल जैसे 100 टैबलेट्स को लेके गया, टोटल बल्क में बन रहा है, अगर 1000 टैबलेट्स बन रहा है, 1 kg के हिसाब से बन रहा है, उसमें 100 टैबलेट्स QC डिपार्टमेंट को भेजे जाते हैं। वो QC डिपार्टमेंट वही डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट करते हैं। तो वो सब इसी जैसे इंस्ट्रूमेंट देखें आप, वहाँ सारी चीज़ें सीखता है, तो वहाँ जाके उसको हेल्प मिले जाके, क्योंकि वो QC डिपार्टमेंट जाएगा तो वही चीज़ वहाँ भी करना पड़ेगा उसको। अभी गाइस आप देख पा रहे होंगे शुभम सर ने जो है बहुत डिटेल में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस काम आपके आता है फार्मेसी में। ये जानकारी आपको मिली। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक नए लैब में, वहाँ पे मिलते हैं, हमारे जो वहाँ पे इंचार्ज होंगे उनसे बात करें। थैंक यू सर। अभी हम आ चुके हैं तीसरे लैब में, और हमारे साथ जो है अभी सोनिया मैम इस लैब की इंचार्ज है, और मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी कि फार्मेसी के पाठ्यक्रम में ये लैब क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके बारे में मैम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैम थोड़ा सा इस लैब के बारे में बताइए कि किस लैब है और ये क्या यहाँ पर रोल प्ले करती है फार्मेसी में। जी, ये एक्चुअली केमिस्ट्री की लैब है। बेसिकली फार्मेसी में होता क्या है कि हम दवाइयाँ बनाते हैं, जैसा कि सब जानते हैं फार्मेसी मतलब दवाइयों से जुड़ा हुआ जो हमारा प्रोफेशन है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग तरीके की दवाइयाँ बनाना, और बनाने के बाद फिर उनको चेक करना कि जो हमने दवाइयाँ बनाई हैं क्या वो सही बनी हुई है, और उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, दूसरी स्ट्रीम्स होते हैं, जहाँ पे जाके उनको फर्दर अलग से उनको चेक किया जाता है। सो ये केमिस्ट्री की लैब जो है, इसमें हम दवाइयाँ एक्चुअली में बनाते हैं, और बनाने के बाद उनको केमिकली चेक करते हैं कि जो हमने बनाया है क्या वो बना है। जैसे पैरासीटामोल फीवर में हम सभी खाते हैं, वो पैरासीटामोल हम यहाँ लैब में बनाते हैं, और बनाने के बाद उसको चेक करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करके, उसको यूवी में एनालाइज करके, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके हम उसको चेक करते हैं कि जो हमने बनाया है वो कितना एक्यूरेट बना है, कितना सही बना है, एक्यूरेसी क्या है। दूसरा, जो मार्केट अवेलेबल ड्रग्स है उनकी भी हम प्योरिटी चेक करते हैं। उनके ऐसे होते हैं जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया है या आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया है, IPBP जो होते हैं, आप कह सकते हैं एक तरीके से हमारे फार्मेसी के ग्रंथ हैं। हाँ जी, इनके बगैर हमारी फार्मेसी आगे नहीं बढ़ती। तो वहाँ पे सब कुछ डेटाज दिए होते हैं, उनसे हम हेल्प लेते हैं, और उन्हीं की हेल्प से फिर हम उनको चेक करते हैं, उनको ऐसे करते हैं। ऐसे का मतलब है किसी भी ड्रग का, किसी भी दवाई की प्योरिटी चेक करना कि वो किस लेवल तक प्योर है। हाँ जी, उसकी सारी जानकारी बच्चों को आप यहीं से सिखाते हैं। जी जी जी, उसकी जो है हाँ जी, सिखाते हैं।
मैम थोड़ा सा जो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं इनके बारे में थोड़ा ये है हमारा डिजिटल पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बेसिकली होता है किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी को चेक करने के लिए, उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए। मान लीजिए कोई आपके पास सैंपल है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता और आपको चेक करना है कि उसमें कौन सा सैंपल है, पैरासीटामोल है कि नहीं है, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस हम कर सकते हैं। इससे आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी। फिर दूसरा ये है फ्लोरोमीटर, डिजिटल फ्लोरोमीटर। इसमें क्या होता है कि फ्लोरीमीट्री होती है कि जब कोई भी कंपाउंड है, कोई भी अणु या है, वो जब यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, तो वो कुछ रेडिएशंस एमिट करता है एनर्जी के रूप में, और वो एनर्जी जो रिलीज होती है रेडिएशन की फॉर्म में, उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये कैबिनेट बना हुआ है, यहाँ पे हमारी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, उनको हम सैंपल डालते हैं, डालने के बाद इसको इसमें लगाते हैं और उसको यहाँ से नॉब से सेट किया जाता है 0 पे, और उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। यहाँ पे रीडिंग्स आती है, फिर उन रीडिंग्स को हम स्टैंडर्ड्स के साथ चेक करते हैं पैरेलली कि अगर वो उनके कंपैरिजन में इक्विवेलेंट है तो यानी कि वो हमारा कंपाउंड है, अगर नहीं तो फिर हमको उसको दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ जी जी, ये हमारा एनालिटिकल बैलेंस है जो नॉर्मली डिजिटल बैलेंस आज की डेट में यूज़ हो रहे हैं, तो वो क्या है 1 ग्राम से ऊपर के वेइंग के लिए है। ये एनालिटिकल बैलेंस है। एनालिटिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हम मैनुअली हैंडल करते हैं और इसमें हम 1 ग्राम से कम की क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, वेट करते हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ केमिकल कंपाउंड बनाना है जिसमें आपको 10 mg या 20 mg का कंपोनेंट चाहिए या कोई केमिकल चाहिए। अब 10 mg 20 mg आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उस टाइम पे ये एनालिटिकल बैलेंस ये एक तराजू की तरह है। तो हमारे पास छोटा सा इसका वेइंग होता है जिसमें चिप्स जैसी होती है, उसके ऊपर मेंशन होता है 10 mg 20 mg। वो 10 mg का भी है, 5 mg का भी है, 25 mg का भी है, 100 mg का भी है। ये सारा हम लेफ्ट में रखते हैं। राइट साइड में हम यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये ओपन करते हैं डोर, लेफ्ट वाले से खोल के वहाँ पे जो भी चिप आपको जितनी वेइंग करनी है वेट्स रखते हैं। इधर पे हम बटर पेपर के ऊपर अपना केमिकल रखते हैं स्पैचुला की हेल्प से, और फिर हम देखते हैं कि हमारा वो बैलेंस इक्वल है कि नहीं। जैसे हम नॉर्मली सब्जी फ्रूट कुछ भी तोलते हैं, सेम वैसे ही इसको यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ योर एनालिटिकल बैलेंस। ये कॉनिकल फ्लास्क है। कॉनिकल फ्लास्क यूज़ करते हैं जैसे आपने रिएक्शन को प्रोसीड करनी है तो मिक्सिंग वगैरह के लिए, तो उसके लिए हम कॉनिकल फ्लास्क यूज़ करते हैं। कॉनिकल फ्लास्क भी सर 2 तरीके के होते हैं। एक तो ये सिंपल है, इसमें लिड नहीं होती, ढक्कन नहीं होता, ये कॉनिकल फ्लास्क कहलाता है। दूसरा होता है ये, इसे कहते हैं आयोडीन फ्लास्क। हाँ, इस आयोडीन फ्लास्क की खासियत है कि इसमें एक लिड होती है, एक ढक्कन होता है। ये यूज़ करते हैं जब हमें बहुत विग्रस शेकिंग करनी है, मतलब कोई रिएक्शन ऐसी है। अब आप नॉर्मली अगर ओपन वाले को इस तरीके से शेक करेंगे तो चांसेस है कि वो बाहर आके आपके हाथ जल सकता है क्योंकि सारे केमिकल्स हैं। तो इसमें क्या है कि वो बचाव हो जाता है, तो हम इस तरीके से ऐसे इसको होल्ड करके इस तरीके से शेक करते हैं। तो हाँ जी, इसके लिए इसमें लिड है। इस तरह के ये इंस्ट्रूमेंट हैं जो आप प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। हाँ जी, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ये अलग अलग क्वांटिटी में होता है। ये 100 ml का है, 250 ml का भी है, 500 का भी है, 1000 ml का भी है, जैसी रिक्वायरमेंट है। ये इसलिए होता है कि जब आपको कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन का, वॉल्यूम मेंटेन, इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है, इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं। हाँ जी गाइस, आप देख पा रहे होंगे कि मैम ने जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया और आपको बताया भी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके प्रैक्टिकल में किस काम आता है, किस तरह से आप अपनी जो मेडिसिन है इसका मेजरमेंट करते हैं, कैसे आप मैच करते हैं, कौन सा की मशीन है जो मेल्टिंग में आपको हेल्प करती है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपको बताई। अब बढ़ते हैं और नेक्स्ट लैब की तरफ, जानते हैं वहाँ पर क्या कुछ है आपके पास। आपको जो फार्मेसी का जो कोर्स, अभी हम आ चुके हैं एक नए लैब में जहाँ पर हमारे साथ जो मैम है वो मैम खड़ी है, पायल मैम खड़ी है जो लैब की इंचार्ज है। ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो आपका लैब है क्या महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभाती है फार्मेसी की पाठ्यक्रम में, जो आपका फार्मेसी का कोर्स है उसमें इसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बारे में पायल मैम आपको एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा बताइए कि क्या चीज़ें हैं।
और ये किस चीज़ की लैब है पहले बेसिकली? ये लैब है फार्माकोलॉजी की। इसमें हम बेसिकली जो एनिमल्स पे काम करते हैं, एनिमल्स की एक्टिविटी चेक करते हैं थ्रू आउट द ड्रग्स में कितने साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, ड्रग्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारा एनाल्जेशियोमीटर। इसको हम एडीज हॉट प्लेट भी बोलते हैं। इसमें हम एनाल्जेसिक एक्टिविटी जैसे कि पेन किलर जो ड्रग्स होती हैं, जैसे आप पैरासीटामोल है या फिर कोई ऐसी ड्रग्स है जो पेन को किल करती हैं, तो उसकी एक्टिविटी हम इसमें करते हैं एनाल्जेशियोमीटर पे। ये इस चीज़ की मशीन है? हाँ जी सर, ये एनाल्जेसिक एक्टिविटी हो गया या फिर कोई ऐसा पेन स्टिमुलेंट या फिर हम कोई हीट स्टिमुलेंट, इसमें तो हम हीट स्टिमुलेंट का यूज़ करते हैं, हीट प्रोवाइड करवाते हैं और फिर उसके बाद में उसकी एक्टिविटी चेक करते हैं कि ड्रग कितना एनाल्जेसिक एक्टिविटी अपनी शो कर रही है, कितना पेन कम हो रहा है। हम इस इंस्ट्रूमेंट में वो चीज़ चेक करते हैं। मैम बाकी ये जो दूसरा मशीन है ये इसके बारे में थोड़ा क्या है? हाँ, ये एनाल्जेशियोमीटर का सेकंड इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हम टेल फ्लिक एपरेटस बोलते हैं। यहाँ पे हम एनिमल को रखते हैं और यहाँ पे उसकी टेल रहती है। फिर उसके बाद में हम इसमें हीट स्टिमुलस को अप्लाई करा जाता है करंट पास करके। फिर उसके बाद में हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पे जो उसकी टेल है, टेल में कितना करंट पास होने के बाद में वो अपनी टेल को छटपटा रहा है, यानी कि वो एक्टिविटी हम इसमें चेक करते हैं। फिर उसके बाद में हम अपनी ड्रग अप्लाई करते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग, जो कि उस टेल में या फिर कोई भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो कि क्या करेगी, उस टेल को सेंसेशन जो प्रोवाइड हो रही है वो ना हो पाए। जिस वजह से हम ये देखते हैं कि कितना ड्यूरेशन आ रहा है नॉर्मल एनिमल में और ड्रग देने के बाद में कि उस ग्रुप में कितना वो पेन को, मतलब पेन इम्पल्स उसकी कितना ज़्यादा डिसेंसिटाइज हो रही है, वो चीज़ हम इसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है पोल क्लाइंबिंग एपरेटस। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक पोल लगा रहता है इस इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, इन द सेंटर में पोल रहता है। पोल में क्या होता है कि हम एनिमल को रखते हैं और रखने के बाद में उस पर हम एंजाइटी लेवल्स चेक करते हैं कि जो एनिमल है वो ऐसा समझता है कि जो सरफेस एरिया है वो उसके लिए बहुत हाइट वाला लगता है, तो जिस वजह से उसकी एंजाइटी का लेवल चेक करते हैं कि कितना वो डर रहा है, कितना घबरा रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम पोल क्लाइंबिंग एपरेटस में देखते हैं कि एनिमल पे मतलब कितना एंजाइटी लेवल पहले तो बढ़ रहा है, फिर ड्रग देने के बाद में कितना घट रहा है, वो चीज़ें हम देखते हैं। दोनों चीज़ें चेक करते हैं और उसकी मेमोरी पे भी हम इस पर चेक कर सकते हैं। मेमोरी कितना उसको याद है, कि कितना उसका डर लेवल कम हुआ है, मेमोरी पे देखते हैं ज़्यादातर। इंस्ट्रूमेंट जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोकन्वल्सियोमीटर। ठीक है, तो इसमें हम, जैसे कि आपने सुना होगा कि मिर्गी के दौरे वाली जो ड्रग्स आती है ना, एपिलेप्सी की जो आजकल बहुत ज़्यादा है, तो उसकी एक्टिविटी हम पहले इसमें चेक करते हैं। कोई भी नई ड्रग बनाने से पहले अगर आप एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे की ड्रग बना रहे हो तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है। उस पर हम ड्रग अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद में हम पहले प्रोवाइड करते हैं सीजर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। फिर उसके बाद में जब सीजर्स आते हैं फिर हम इसमें ड्रग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद में हम ये देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग ने अपना वो सीजर की एक्टिविटी को कम किया, मिर्गी के दौरे कम किए। हाँ जी। जो नेक्स्ट मशीन इंस्ट्रूमेंट है वो है एक्टोफोटोमीटर। इसमें हम बेसिकली चेक करते हैं, ये लिड ओपन करके इसके इनसाइड में हम एनिमल को रखते हैं। रखने के बाद में इसमें हम उसका मूवमेंट चेक करते हैं। इसमें हम जो ड्रग मतलब जो टेस्टिंग करते हैं, एक्टिविटी टेस्टिंग होती है, वो होती है सीएनएस स्टिमुलेंट की कितना ज़्यादा जो माइस है उसका ब्रेन कितना स्टिमुलेट हुआ है, कितना डिप्रेस हुआ है, उसकी एक्टिविटी हम इस एक्टोफोटोमीटर में चेक करते हैं। यहाँ कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, इसमें हम एनिमल को रखते हैं। रखने के बाद में एनिमल कितना मूवमेंट कर रहा है। अगर स्टिमुलेंट ड्रग दी है तो एनिमल जो है वो ज़्यादा मूवमेंट करेगा और उसकी जो रीडिंग है वो हमें इससे पता चल जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, रेस पास होती है। ठीक है, और अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में क्या होगा कि जो माइस है वो बहुत कम मूवमेंट करता है और उसकी एक्टिविटी चेक करने के लिए हम एक्टोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। यह है रोटारॉड एपरेटस। ठीक है, रोटारॉड एपरेटस में क्या है, जैसे कि आप ये रॉड देख रहे हैं, रॉड, इसमें हम बेसिकली एनिमल को रखते हैं। ये रॉड मूव करती है। ठीक है, रखने के बाद में, ऑन करने के बाद में ये रॉड मूव करती है। मूव करने के बाद में हम इसमें 3 चैम्बर्स है इसके, हर एक में एक एक एनिमल रखते हैं। ठीक है, रखने के बाद में फिर उसके बाद में एनिमल में देखते हैं कि उसके कितना मोटर कोऑर्डिनेशन है, कितना वो इस रॉड पे मतलब चल पा रहा है उसके साथ में, इस रॉड के साथ में कितना कॉम्बिनेशन, कितना कोऑर्डिनेट कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि उसकी मसल में कितना ग्रिपिंग पावर है।
जिससे कि वो कोऑर्डिनेट कर सके, उसकी एक्टिविटी हम रोटारॉड एपरेटस में देखते हैं। और अगर हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, हम इसमें जितनी भी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स जो होती है ना, जो मसल्स को रिलैक्स करके चलती है, वो वाली ड्रग्स को हम इसमें यूज़ करते हैं। और फिर देखते हैं कि माइस कितना देर तक इस रॉड पे अपना ग्रिपिंग पावर बना के रखता है। ठीक है, अगर जैसे ही ये माइस इससे छूटता है रॉड से, वो सीधे इस पे गिरता है और वैसे ही टाइम स्टॉप होता है और यहाँ पे हमें शो हो जाता है कि कितना टाइम उसने रॉड पे अपना स्पेंड किया है। इस चीज़ को कैलकुलेशन आप यहाँ पे करते हैं। हाँ जी, यहाँ से हमें रीडिंग मिल जाती है। फिर उसके बाद में हम कंपैरिजन करते हैं ड्रग्स का और व्हीकल का, जो नॉर्मल है नॉर्मल एनिमल के साथ में और ड्रग ट्रीटेड एनिमल के साथ में। फिर हम इससे कैलकुलेशन करके फिर पता चल जाता है कि ड्रग ने कितना अपना इफेक्ट अपना शो किया है। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि मैम ने फाइल में बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया और हर मशीन से आपको रूबरू करवाया। उन्होंने बताया कि कौन सी मशीन कौन सी इंस्ट्रूमेंट का किस काम आता है। तो ये थी आपकी चौथी लैब। अभी हम बढ़ते हैं एक और लैब की तरफ। हम मिलते हैं आपसे दोबारा। गाइस फार्मेसी की जितनी भी लैबें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट लैब में आ चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ जो लैब के इंचार्ज हैं जिस्ता रावत मैम, जो यहाँ पर इस लैब के बारे में हमें बताएंगे। मैम थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिए, हमारे जो व्यूअर्स हमें देख पा रहे हैं, हमें बताइएगा कि ये किस चीज़ की लैब है और यहाँ पर पर्टिकुलर ये लैब जो है फार्मेसी में क्या रोल प्ले करती है, बच्चों को क्या क्या चीज़ें हम यहाँ सीखते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सर बेसिकली ये HAP की लैब है। HAP इज़ लाइक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और ये बेस है बायोलॉजी का। ठीक है, जैसे ऑर्गन्स टिश्यूज़ कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, कैसे हमारे बॉडी वर्क करती है ओवरऑल, उसकी पूरी स्टडी हम इस लैब में बताते हैं। हाँ जी, और जैसे कि आप देख रहे हैं सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तो इनका काफ़ी बड़ा रोल है हमारी डे टू डे स्टडीज़, और काफ़ी बड़ा रोल है इनका। तो फर्स्ट जो हम इंस्ट्रूमेंट देख पा रहे हैं, वो भी आप मुझे शब्द में क्या बेसिकली सर ये हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स हैं, परमानेंट स्लाइड्स हैं। तो इसमें जो भी जैसे हमारे नर्व्स टिश्यू हो गए, हमारे मस्कुलर टिश्यूज हो गए, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, उनके छोटे छोटे स्लाइसेस लेके हमने एक्चुअल में इसको क्या कर रखा है, प्रिजर्व कर रखा है। तो फर्दर इसकी स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, उनके पूरे कैरेक्टर्स को हम बेसिकली स्टडी कर सकते हैं, सारे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी जी जी, ठीक है। और सर ये हमारा हेमोसाइटोमीटर है, हेमोग्लोबिन कंटेंट को मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हम ये लैब में भी इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी जी, हाँ जी सर, ये बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा मॉडल रखा हुआ है, यहाँ पे डायग्राम बना रखा है पूरा। तो हम लोग इसकी हेल्प से बच्चों को सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे कैसे लंग्स, कैसे ब्रोंकियोल्स, कैसे आपस में ये कॉन्स्टिट्यूट करके हमारी बॉडी में कैसे कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस। तो यूजिंग दिस थिंग हम ये चीज़ें ईजिली बच्चों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, बच्चा काफ़ी अच्छे से समझ पाता है। जी हाँ जी, तो सारे जितने भी हम लोग बॉडी के सिस्टम्स होते हैं ना, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, कार्डियोवैस्कुलर, यूरिनरी, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारे चार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सारे सिस्टम बस यही है कि बच्चों को थोड़ा इजी ग्रास्पिंग हो जाए सारी चीज़ों को। जी जी जी, हाँ जी सारी चीज़ें हाँ जी जी, ये इंडिविजुअल्स हमारे सारे मॉडल्स रखे हुए हैं, सारी बोन्स, जितने भी फेलेंजेस, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स हम इसकी हेल्प से बढ़ाते हैं। ये पूरा स्केलेटल सिस्टम है, इसके अलग अलग हमें यहाँ पे ये पार्ट्स देख रहे हो आप लोग, इसे अलग अलग से रखे हैं। ठीक है, इसमें हम इजीली बच्चों को बता सकते हैं कि कौन सी बोन कितना है ना, कितना लेंथ है उसका, हम इजीली मेजरमेंट करके भी ले सकते हैं डेमो पर्पस के लिए, और बच्चों को काफ़ी अच्छे से याद भी रह पाता है। सारी चीज़ें रखी हैं जी हाँ जी, सारे यस सर, ये सारे मॉडल्स हैं, है ना। हाँ जी, सारा का सारा मॉडल के थ्रू हम बताते हैं पूरा। और ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है थोड़ा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड ऑक्सीडेशन, कैसे कैसे करके पूरी साइकिल हमारी बॉडी में चलती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी चीज़ें कैसे हमारी बॉडी में होती है। जी जी जी, पूरा कैसे कैसे। आप लोगों ने देखा कि मैम ने आपको एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और आपका जो फार्मेसी का जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। गाइस आप देख पा रहे होंगे हम कंटिन्यूटी बना रखी हमने, हम लगातार सारे लैबों में आपको विजिट करा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कौन लैब के इंचार्ज हैं और आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं लैब के बारे में। भी आ चुके हैं हम एक नई लैब में, जहाँ पर हमारे जो लैब के इंचार्ज हैं वो भूपेंद्र कुमार सर हमारे साथ में हैं, और सर आपको बताएंगे कि ये लैब किस चीज़ की है और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट रखे हैं वो आपके पाठ्यक्रम में
क्या चीज़ आपको सिखाती है, उसी से रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इस लैब के बारे में। देखिए, ये फार्माकोग्नोसी की लैब है। फार्माकोग्नोसी, इसे द्रव्य गुण भी दूसरी भाषा में बोल सकते हैं आप। तो फार्माकोग्नोसी बेसिकली एक ऐसा विषय है जिसमें हम जड़ी बूटियों के बारे में अध्ययन करते हैं और आपके जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, जो भी औषधीय पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में बेसिकली हम पढ़ते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, जितने भी आपके आज की डेट में मेडिसिन्स हैं जो एलोपैथ के हिसाब से चलती हैं, उसके अलावा जड़ी बूटियों का हमारे प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोग आज भी जैसे कोविड के बाद हमने देखा है कि लोग जड़ी बूटियों की तरफ फिर से वापस आने लगे हैं, योग की तरफ फिर से वापस आने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सर। ठीक है सर। सर आपने जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखे हैं, थोड़ा इनके बारे में भी एक बार अब जैसे ये वाटर बाथ है। जी। वाटर बाथ का क्या काम होता है बेसिकली, अगर आपको इसमें किसी भी केमिकल सॉल्यूशन को हीट करना है, अच्छा, उसके लिए काम आता है ये, जी। है ना। हीटिंग के प्रोसेस आपका ये हीटिंग मेंटल है। कोई एक ऐसा आपके पास जैसे बीकर है, बीकर में आपको कोई चीज हीट करनी है और वो बाहर ना निकले, उसकी वजह से ये हीटिंग मेंटल उसके लिए यूज होता है, काम आता है ना। दूसरा आप देखेंगे ये है मफल फर्नेस। आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो मफल फर्नेस में क्या होता है, यहाँ पे आप टेम्परेचर सेट कर देते हैं। ये बेसिकली किस चीज के लिए होता है कि आप इसमें तापमान 500 तक ले जाते हैं और किसी भी पेड़ के सैंपल को, उसका पाउडर बना के, उसके पाउडर को इसमें क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसका भस्म बना देते हैं। भस्म बना के क्या पता चलता है बेसिकली कि उसमें कितने कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व प्रेजेंट हैं, अच्छा, कितने मौजूद हैं उसमें। उससे उस ड्रग की प्योरिटी के बारे में पता चलता है, वो कितनी ज्यादा शुद्ध और अशुद्ध है। अच्छा, है ना सर? जी सर। इसके बाद अगर हम बात करें, ये है हमारा हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन ये आपने कई सारे पिक्चरों में भी कई बार देखा होगा। और इसी का एक छोटा सा रूप और होता है माइक्रोवेव ओवन। कुछ उस तरीके से ये भी फंक्शन करता है। हॉट एयर ओवन में भी आप कोई भी चीज को गर्म कर सकते हैं, उसको ड्राई कर सकते हैं। ये एक बहुत कॉमन सी चीज है इस पर्टिकुलर लैब की, इसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। इसके बिना इस लैब में कुछ नहीं है। जब तक माइक्रोस्कोप का आप अध्ययन अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी पेड़ पौधे के बारे में अच्छे से पता नहीं कर पाएंगे। एक तो वो होता है कि हमने पेड़ पौधे को बाहर से देखा कि उसका रूप क्या है, उसके बाहर से हमें दिखने में किस तरीके का दिख रहा है, उसका कलर क्या है। बट अगर हम उसकी डिटेल में आंतरिक रूप से अध्ययन करना चाहें उसका, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप से बढ़िया उपकरण नहीं है। इसमें हम उसका एक सैंपल बनाते हैं, उसके हम टीएस काटते हैं और उस टीएस को इसमें देखते हैं कि उसके अंदर जाइलम है क्या, फ्लोएम है क्या, मतलब जो भी उसके अंदर यौगिक होते हैं किसी भी ड्रग के, वो हम इसमें देख सकते हैं। वो सारी चीजें आप इसमें देखते हैं, इसमें देख सकते हैं। सेम ये माइक्रोटोम है। इस माइक्रोटोम में क्या करते हैं, जो मैंने आपको माइक्रोस्कोप में बताया था कि उसकी टीएस काटते हैं, तो ये टीएस काटने के लिए यहाँ पे इसकी ब्लेड होती है, जो भी हमने निकाली हुई है। उस ब्लेड को लगा के यहाँ पे उस स्लाइड को रखते हैं। आप जितना पतला उसको काटना चाहो, क्योंकि जितना ज्यादा फाइन आप काटेंगे उतना अच्छा वो दिखाई देता है। ये ओवरहेड प्रोजेक्टर है। आपने किसी चीज को बहुत बारीकी से देखना है, आप उस पेपर को यहाँ रखिए। उस पेपर में आपको छोटी सी छोटी चीजें प्रोजेक्शन के माध्यम से बहुत अच्छे से दिखाई देंगी। ये इसे हम बोलते हैं क्लीवेंजर अपैरेटस। अच्छा, क्लीवेंजर अपैरेटस का क्या काम होता है, साइंटिस्ट के नाम से रखा गया बेसिकली इसका नाम। ये हमारा ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए होता है। अच्छा, आपने यहाँ सैंपल रख दिया, जैसे यूकेलिप्टस की अगर मैं बात कर लूँ, उससे ऑयल निकालते हैं, उसकी लीव्स को इसमें लगा दिया और सुटेबल सॉल्वेंट उसके साथ लगा दिया। ये क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। हीट होने के साथ कंडेंसर से वेपर्स बन रहे हैं और आपका अलग से ऑयल यहाँ से आइसोलेट हो रहा है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको ऑयल चाहिए, आप इसे ओपन करिए और ऑयल आपको मिल जाएगा। ये प्रोसेस है। ये हीटिंग प्रोसेस के थ्रू। हाँ, ये हीटिंग प्रोसेस के थ्रू हो रहा है सर। तो कोग्नोसी का सर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने अभी देखा, इतने चार्ट लगे हैं डिफरेंट आप देख सकते हैं। चार्टों में भी सर आपने काफी कुछ दर्शा रखा है कि इसमें सर बेसिकली क्या है, देखो आप चार्ट के अंदर देखेंगे कि जैसे वो डिजिटालिस की लीफ है, पत्ती है उसकी, ये धनिया है। धनिया के अंदर क्या क्या होता है हम वो भी देख सकते हैं। जैसे आप इसमें फोकस कर पा रहे हैं, तो आप देखिए कि अंदर के हमको सारे केमिकल कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में धनिया में अगर मिलावट होने लगेगी तो हम इजीली पहचान नहीं पाते हैं। तो ये बेसिकली मिलावट को दूर करने के लिए भी एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप ड्रग को आंतरिक रूप से देख के भी पता कर सकते हैं कि ये असल में वही चीज है या नहीं है। ये चीज है सर। ठीक है सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस लैब के बारे में जानकारी दी और बहुत डिटेल में आपने सारी चीजें बताई। गाइज आप देख पा रहे होंगे, सर ने बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके बताई
और इस लैब के बारे में आपको जानकारी। कंचन मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये क्या आपने जर्नल्स रखी हैं, क्या क्या बुक्स हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। यहाँ से शुरू करते हैं, आ जाइए। सर ये हमारे पास जर्नल्स हैं जी, जो जी। कि हमारे अलग अलग कोर्सेज में काम किए जाते हैं। जैसे ज़्यादातर हमारे जो एम फार्म के लिए यूज़ होती है। अच्छा, एम फार्म। हाँ, रिसर्च के उससे पर्पस से ज़्यादातर यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे बच्चा अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए उसके ये जर्नल्स उसमें काम आते हैं। हाँ जी सर, जी। उसके लिए फिर ऐसे रिसर्च के लिए उसको हेल्प मिल सकती है, लैंग्वेज कैसे लिखनी है, वो सारी चीज़ें आप इन जर्नल से ले सकते हो। इनसे ले सकते हमारे पास हार्ड जर्नल्स भी हैं जी। और साथ ही साथ में हमारे पास ई जर्नल्स भी हैं। अच्छा, दोनों हैं। ऑनलाइन भी हम उनकी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। जी, उसमें- जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल है के निम्बस। K-Nimbus। तो के निम्बस पोर्टल पे आपके सारे जर्नल्स, आपकी बहुत सारी बुक्स जैसे जो डी फार्म में यूज होती हैं, बी फार्म में यूज होती है, एम फार्म में यूज होती हैं, जी, तो वो सारे के सारे आप ऑनलाइन भी पढ़ सकता है बच्चा जो लाइब्रेरी में नहीं है, उनसे जी। हट के अच्छा, और अच्छी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में आपकी वो बुक्स, आप उनसे वो चीजें नॉलेज ले सकते हैं और हाँ जी, अपने हाँ जी। रिसर्च तैयार कर सकते हैं। हाँ जी सर, जी हाँ जी जी, जी। ठीक है। उसके लिए ये जर्नल्स। जर्नल्स हैं। चलिए हाँ हम जी। आगे बढ़िए। ये मैम यहाँ पर कुछ अपने रिसर्च हाँ जी। रखी है, रिसर्च सर ये हमारे बच्चे जो प्रोजेक्ट करते हैं, जी जी जी। जैसे बी फार्म फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट करते हैं, डी फार्मेसी में प्रोजेक्ट करते हैं, एम फार्म में भी प्रोजेक्ट करते हैं, अच्छा अच्छा तो बच्चों को अपनी कॉपी सबमिट करनी पड़ती है। जी जी जी। तो वो कॉपीज हमारे सारे ईयर वाइज तो इसको आप रखते हैं ताकि जो जो जूनियर बच्चे हैं वो उसको इनसे हेल्प ले सके, इन्हें हाँ जी। समझ सके कि हमारे जो इन्हें समझ सीनियर्स सके है कि कि किस हाँ, तरह से उन्होंने कैसे बनाया। हमें ये चीजें आगे जी, करनी है। बनाई है। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। यहाँ भी कुछ बुक्स हैं मैम, हाँ इनके जी बारे में थोड़ा सर। एक्सप्लेन कीजिए। सर ये हमारी सारी रेफरेंसेस बुक्स आ जाती है जिनको बच्चा आप लाइब्रेरी में, जैसे लाइब्रेरी पीरियड होता है, हर जी। किसी क्लास को हमने एक एक आर दे रखा है कि उसको आकर के लाइब्रेरी में बैठना है, विजिट करना है। जी जी। तो बच्चा रेफरेंस बुक को इशू नहीं करवाता, बच्चा लाइब्रेरी टाइम पे ही पढ़ सकता है। अच्छा। ये कुछ एक्सेप्शनल बुक्स हैं जैसे कि जिनमें कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जी जी जी। बाकी सिलेबस वाइज तो सारी चीजें हैं, इसमें जैसे कुछ चीजें जो आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ओके है। मैम, इसमें तो हाँ जो जी। राइटर्स होते हैं वो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इन्हीं राइटर्स को हम प्रेफर करेंगे? तो सर मतलब आप जैसे हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, पीसीआई है, जी जी जी। तो पीसीआई सारी चीजें रेगुलेशंस हमको देता है कि इन ऑथर्स का आपको बुक चलाना है वो इस सब्जेक्ट के रिकमेंडेशन वजह देते से। हैं मैम? हाँ जी, अच्छा। पूरा रिकमेंडेशन देते हैं, जी, जी। जिसमें से बेस्ट बुक्स, जिसमें अच्छा। हमारे इंडियन ऑथर्स भी होते हैं हम्म। और हमारे फॉरेन ऑथर्स भी होते हैं। ओके। वो बच्चे के ऊपर है कि जैसे बच्चा हर एक चूज करना चाहता है कि किसी को इंडियन ऑथर की बुक पढ़नी है, किसी को फॉरेन ऑथर की बुक पढ़नी है, किसी की इंग्लिश ज्यादा अच्छी है तो वो इंग्लिश फॉरेन ऑथर की बुक चूज करता प्रेफर है। करेगा। हाँ जी, हाँ राइट, जी। राइट। ठीक है मैम, तो ये इस सारी तरह के references रेफरेंसेस बुक है मैम? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है मैम। और आगे। ये भी आपके बी फार्म के लिए भी है, डी फार्म के लिए अलग है और बी फार्म के लिए अलग है। मैम ये जितनी भी बुक्स यहाँ पर रखी है रेफरेंसेस वाली, तो ये मतलब बी फार्मा से ऊपर वाले कोर्सेस के लिए हैं या हाँ मतलब? जी। अच्छा, बी फार्मा हाँ, एम फार्म के लिए भी है, मास्टर्स के लिए भी है और बी फार्म के बी लिए भी फार्मा है। के लिए हाँ भी जी, है सारे रेफरेंसेस बुक। हाँ जी। जी। ठीक है, बढ़ते हैं एक और सेक्शन की तरफ। ये इसमें जो है सर फिर आ जाती है हमारी ये फार्माकोपिया, जिस पे हमारा पूरा फार्मेसी रहता है कि जो- ये आपको स्टैंडर्ड करनी फॉलो है। इंसाइक्लोपीडिया टाइप का मैम? हाँ जी, हाँ जी, जी। जी। तो फार्मेसी के लिए हमारे इंडियन फार्माकोपिया हमारे इंडिया में चलती है। जी जी। जैसे हर एक स्टेट का, हर एक कंट्री का अलग अलग होता है। अच्छा। हाँ जी, जी। यूएसपी होता है आपके यूनाइटेड स्टेट्स का, जी जी। यूरोपियन होता है यूरोप का, तो इसी तरीके से इंडिया में हमारे ये चलती है। अच्छा, ये वाली। हाँ, एथिकल बुक है। अब इसमें भी आपके ईयर वाइज सारे वॉल्यूम्स आ रखे हैं। जैसे रिसेंट हमारा 2018 में आया था, जी। फिर वो रिवाइज हुआ था 2022 में, ओके। तो वो भी हमारे पास 5 वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल है। जी। अगर बच्चे को कुछ समझना है, बिल्कुल प्रॉपर देखना है प्रैक्टिकल्स के लिए, जैसे एम फार्म में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं रिसर्च रिलेटेड, जो मार्केट में हमें क्या करना है, जी जी। तो उनका कंपैरिजन हम इन बुक्स से स्टैंडर्ड से लेते हैं। जी। ये भी आपके ईयर वाइज है, पुराने वॉल्यूम्स भी हैं, रिसेंट वॉल्यूम्स भी हमारे टोटल 5 वॉल्यूम है। जी जी। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि आपका जो ये बुक्स वाला जो सेक्शन है, यानी कि जो लाइब्रेरी का सेक्शन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हैं। मैम बता रही हैं कि देखिए पीसीआई ने जो उनको सिलेबस किया है, रिकमेंड किया है, उसी के बेसिस पे उन्होंने कोशिश करी है कि सारे जितने भी एडिशंस हैं उनके पास में, वो लेटेस्ट वाले सारे उन्होंने रखे हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली गाइज, फार्मेसी पर रिलेटेड हमारा ये प्रोग्राम आपने देखा, और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ अपने वीडियोज़ में कि कौन सा ऐसा पार्ट था इस फार्मेसी के पाठ्यक्रम में, इस प्रोग्राम में, जिसने आपको बहुत ज़्यादा जो इम्प्रेसिव आपको लगा, जिसको देख करके आपको ऐसा लगा कि ये जो फार्मेसी का जो प्रोग्राम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको फार्मेसी करना चाहिए। और कौन सा ऐसा पार्ट था, जो मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि कौन सा ऐसा पार्ट था जिसको देख करके आपको लगा कि ये इस प्रोग्राम में हम किसी वजह से स्किप हो गया है। तो हमारी ये कोशिश होती है हमेशा गाइज कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर आप हमें रिप्लाई करेंगे, हमें मैसेजेस करेंगे,
तो हम सेकंड पार्ट में वो उस चीज़ को दोबारा जरूर लेंगे। सेकंड सेगमेंट में जो सेकंड एपिसोड होगा हमारा, उसमें अगर आप हमें मैसेज करेंगे, हम बताएंगे कि भाई कौन सा पार्ट था जिसको हमें लेना चाहिए था, जो छूट गया किसी वजह से। तो ये था फार्मेसी पे हमारा प्रोग्राम। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलूंगा एक नए सब्जेक्ट के साथ में, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए सेशन के साथ में आपके साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त को, अपने होस्ट को। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।